हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स की सीरीज में एक और चैप्टर, यानी हम 25 मई तक का जीके डिस्कस करेंगे। 10 एमसीक्यूज जैसा कि हम लेकर आते हैं डेली, उनसे रिलेटेड आंसर्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर अधिवक्ता अवार्ड 2019 प्रदान, सॉरी ये आपका 9th आगे का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। कॉमनवेल्थ दिवस जो है किस दिवस को मनाया जाता है। तो अभी आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन है एक बड़ा, और वो अपना दिवस मनाता है, तो ये 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ का जैसा मैं बता रहा था कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि 54 कंट्रीज इसमें है, और ये जो 54 कंट्रीज हैं ये एक तरीके से कॉमनवेल्थ का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। 54 कंट्री का पॉलिटिकल एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ। वैसे इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन हम इसको कॉमन लैंग्वेज में कॉमनवेल्थ ही बोलते हैं। दूसरा, इसमें जो हम 54th मेंबर की बात कर रहे हैं, तो ये 54th मेंबर में से अभी जो लेटेस्ट मेंबर आया है वो मेंबर आया है मालदीव। हालांकि मालदीव पहले भी था, लेकिन उसने अपने आप को अलग कर लिया था कॉमनवेल्थ से, तो अभी वापस 2020 में ही मालदीव से जोड़ा है। अदरवाइज इसमें 53 मेंबर्स ही थे, तो अब 54 मेंबर्स इसमें हो गए हैं। कॉमनवेल्थ के बारे में और अगर हम बात करें, तो कॉमनवेल्थ का जो जो हेड होते हैं, कॉमनवेल्थ के जो मुखिया होते हैं, वो हमेशा इंग्लैंड के जो राजा या रानी होते हैं वही होते हैं। तो अभी वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ है, तो क्वीन एलिजाबेथ जो है इस कॉमनवेल्थ की हेड है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी सेक्रेटरी, कॉमनवेल्थ की जो सेक्रेटरी हैं वो है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, तो ये कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं। और कॉमनवेल्थ का जो स्पेसिफिक इवेंट होता है हर 2 साल में, उसको हम चोगम बोलते हैं, CHOGM। ये हर वर्ष, हर 2 वर्ष में कॉमनवेल्थ के हेड्स की मीटिंग है, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, C फॉर कॉमनवेल्थ, H फॉर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स। यानी कॉमनवेल्थ के हेड की गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं चोगम। और ये 2020 में अभी प्रस्तावित थी। पहले तो मलेशिया में प्रस्तावित थी, लेकिन वहाँ से कैंसिल होने के बाद रवांडा में प्रस्तावित है, लेकिन अब यहाँ से भी कैंसिल हो गई है। तो अब कब होगी हम देखते हैं आगे। हाँ, 2022 का ज़रूर प्रस्तावित है, क्योंकि मैंने बताया हर 2 साल में एक बार होती है। तो 2022 में समोआ में प्रस्तावित है, समोआ एक कंट्री है। तो ये कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। एक्चुअली ये जो कॉमनवेल्थ है, ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अधीन रहे थे किसी समय पर, तो उन्हीं देशों का एक संगठन बनाया गया है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बहुत सारे मालदीव है, श्रीलंका है, ये कभी ना कभी जो है म्यांमार है, ये कई सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिटिश अधीन कहीं ना कहीं रहे हुए हैं। तो उन्हीं के साथ में ये कॉमनवेल्थ का जो है बनाया गया है। और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड इससे जो डे है 24 मई को, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इसकी जो थीम है इस बार की, उसका नाम है, उसको किया गया है अ कॉमन डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। तो इसकी थीम इस बार की है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई। इसके साथ ही देखिए नीचे मैंने एक मैप भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चूंकि मैंने ब्रिटेन का भी जिक्र किया, तो ब्रिटेन से रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न कई बार रहता है आपको, तो ये हम जनरल जीके में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ अभी। आपको कई बार ब्रिटेन, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब में कन्फ्यूज़न रहता होगा। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पर देखें मैप में, तो इंग्लैंड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इंग्लैंड एक कंट्री है। तो सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें, तो वो है आपकी इंग्लैंड। और जो इंग्लैंड है उसकी कैपिटल है लंदन। तो लंदन कैपिटल है, इंग्लैंड एक देश है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, तो एक यूनिट तो आपकी हो गई इंग्लैंड। फिर अगर हम बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन जो आपका कहलाता है, उसमें इंग्लैंड भी शामिल है और एक और जो देश है वेल्स भी शामिल है, तो उनसे ब्रिटेन बनता है। तो देखिए आपको वेल्स दिख रहा होगा। तो ये ब्रिटेन और वेल्स मिलाकर आपका इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर ब्रिटेन बनता है। फिर ब्रिटेन के बाद में हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें ये पूरा आइलैंड आपका शामिल हो जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटेन तो है ही, ब्रिटेन है का मतलब इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, लेकिन उसके साथ में आपका जो स्कॉटलैंड है,
स्कॉटलैंड वह भी शामिल हो जाता है। तो ब्रिटेन में अगर आप स्कॉटलैंड को प्लस कर देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। और ये आपको स्कॉटलैंड दिख रहा होगा, यानी ये पूरा आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये पूरा आइलैंड जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें जिसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो, उसमें आप ये देख रहे होंगे कि आयरलैंड है, और आयरलैंड के दो पोर्शन है, एक आयरलैंड रिपब्लिक आयरलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का अगर ये वाला पोर्शन अगर हम मिला लें तो फिर आपका हो जाएगा यूके। तो यूके का मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड अगर आप मिला लेंगे तो वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों जोड़ लेंगे तो आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो यूके है, यूके की कैपिटल भी लंदन है, इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है। तो लंदन इसलिए फेमस है, और इंग्लैंड की कैपिटल होने के साथ साथ यूके की कैपिटल भी है। तो इंग्लैंड में आपका लंदन है, इंग्लैंड और वेल्स को मिला लेंगे दोनों कंट्रीज़ को तो ब्रिटेन बन जाता है। ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड और मिला देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ में नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे तो यूके बन जाता है। तो ये जो है यूके यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट है, यूनाइटेड किंगडम। और आपको जो मैंने बताया, ये जो आयरलैंड है, ये आयरलैंड जो है इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओआईसी नाम के संगठन में कितने सदस्य हैं? तो ओआईसी एक संगठन है, आपने पहले भी सुना होगा। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 57 मेंबर है। और अगर ओआईसी के बारे में थोड़ा बात करें हम डेट जीके से रिलेटेड, तो ओआईसी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो विश्व में ऑलमोस्ट जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ओआईसी में शामिल है। इसमें से 57 कंट्री जो मैंने बताया, उसमें से 53 कंट्री तो वो हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, 4 कंट्री वो हैं जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में है। जैसे भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो हमारे यहाँ पे मुस्लिम जो है करीब 15% पॉपुलेशन बनाते हैं, तो वो माइनॉरिटी में है। लेकिन 53 कंट्रीज जो है मुस्लिम मेजोरिटी है इसमें। अब इस ओआईसी में अभी क्यों मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ, क्योंकि ओआईसी से रिलेटेड अभी एक चीज़ जो हुई है कि अभी हाल ही में मालदीव ने ओआईसी के द्वारा, ओआईसी ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप जो है इस्लामोफोबिया को रोकिए। इस्लामोफोबिया, एक वर्ड और आता है यहाँ पर जेनोफोबिया, तो इसको आप रोकिए। तो अभी आप देखिए दोनों चीज़ें क्या है, यहाँ पर क्या मुद्दा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ओआईसी ने इंडिया को अभी क्रिटिसाइज़ किया था, कंडेम किया था कि इस्लामोफोबिया को रोकिए। आपको पता होगा कोविड-19 के केसेस जमात के कारण काफ़ी बड़े थे, तो उसके कारण जो है एक माहौल गलत बन गया था देश में, और कई सारे लोग जो है मुस्लिमों के प्रति प्रेजुडियस रखने लग गए थे। तो वही एक इस्लामोफोबिया है, यानी किसी के प्रति पहले से कोई पूर्व धारणा बना लेना, चाहे किसी धर्म के प्रति। इसको हम रेसिज्म से भी जोड़ सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा अलग है। तो ये रोकने के लिए ओआईसी ने बोला था। जेनोफोबिया भी इसी तरीके का एक वर्ड है, कुछ पीपल या किसी कंट्री के प्रति जो है प्रेजुडियस रखना और उसके खिलाफ घृणा का भाव रखना, उसको जेनोफोबिया बोलते हैं। तो ओआईसी ने जब इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया, और ओआईसी ने एक और चीज़ बोली थी अभी थोड़े दिन पहले कि जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी ने बोला था कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, वहाँ पर जो मुस्लिमों के प्रति अन्याय हो रहा है इनके अनुसार, वो बंद किया जाए। हालांकि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका ये कहना था। दूसरा, अभी जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है कि एक डोमिसाइल नियम लाए गए हैं। तो आपको पहले पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले धारा 370 थी और 335A थी। 370 के अनुसार तो एक जम्मू कश्मीर अलग स्टेट और ऑटोनोमस थोड़ा रीजन था। 35A के अकॉर्डिंग कोई भी वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वही प्रॉपर्टी खरीद सकता था जो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट था। लेकिन अब ये 35A हट गई है, तो वहाँ पर कोई भी खरीद सकता है। तो अभी सरकार ने वहाँ पर क्या किया है, वहाँ पर डोमिसाइल कौन है, वहाँ का निवासी कौन है, जैसे आप राजस्थान MP के निवासी हैं, वैसे ही वहाँ का निवासी कौन है उसके लिए नियम बनाए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो 15 साल से वहाँ पर रह रहा है, या फिर कोई 7 साल से रह रहा है और 10th और 12th वहाँ पर किया है वहाँ के अफिलिएटेड स्कूल में, तो उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस पर जो है ओआईसी का ऑब्जेक्शन था।
उन्होंने ये बोला था कि अगर कई सारे लोग जो वहाँ पर 10वीं 12वीं के 6-7 साल से रह रहे हैं वो उनको भी डोमिसाइल मिल जाएगा तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। उनका ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने जैसे पीओके में डेमोग्राफी चेंज की है वैसा ही जो है भारत यहाँ पर करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसा बोला नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने वैसा ही किया, तो ये इनका आरोप है। और जो ओआईसी ने ऐसा बोला है उसको मालदीव ने बोला है कि किसी भी एक कंट्री जैसे इंडिया जो एक मल्टी कल्चरल देश है उसके खिलाफ जो है ऐसा बोलना गलत है। और मालदीव के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में उन्होंने यह भी बयान दिया था। ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज़ और बताता हूँ, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए भी हाल ही में एक नियम लेके आए हैं कि 15 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर कोई भी ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना उस सरकारी अधिकारी पर लगाया जाएगा। जब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो वहाँ की जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टें हैं वो इन लोगों के लिए रिजर्व हो जाएगी जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। हालांकि पहले बोला गया था कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं या 4th क्लास एम्प्लॉय ही उसके लिए रिजर्व होंगे, लेकिन अभी सारी पोस्ट के लिए ऐसा कर दिया गया है। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। थोड़ा और अगर ओआईसी के बारे में बताऊं तो ओआईसी जो है जिसके बयान को मालदीव ने कंडेम किया है उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है। जेद्दा कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रबंधक नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है वो है आभास के झा। और आभास के झा को क्या किया गया है? मैनेजर बनाया गया है साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आपको पता होगा उड़ीसा में अभी जो है अम्फान तूफान आया था, और उड़ीसा के जो अम्फान तूफान आया था उसके बाद ही ये डिसीजन भी लिया गया है कि साउथ एशिया में कोई भी डिजास्टर आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए इनको नियुक्त किया गया है। उड़ीसा में जो अम्फान तूफान आया था मैंने आपको बताया, उसका जो नाम दिया गया था वो थाईलैंड की कंट्री के द्वारा दिया गया था। हर एक तूफान का नाम अलग अलग कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें ये जो आभास झा हैं ये क्या काम करेंगे, तो आभास झा जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्या करेंगे, अगर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन है, वहाँ पे ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ देशों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है, कैसे जो है नए नए इनोवेशंस किए जा सकते हैं, कैसे इन देशों में डिज़ास्टर रिस्क से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, ये सारे काम वो करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको अपॉइंट किया। और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने वैसे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की हुई है। वर्ल्ड बैंक देखिए दो संस्थाओं से मिलकर बनता है, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। तो इन दो संस्थाओं को मिलाकर ही हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाओं का जन्म हुआ था, एक तो वर्ल्ड बैंक का और एक हुआ था आईएमएफ का। तो अगर कोई व्यक्ति आईएमएफ का सदस्य बनता है, कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनता है, तभी वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकता है। इसलिए दोनों में इनकी संख्या जो 189 सदस्य दोनों में है। ठीक है, तो ये ब्रेटन वुड्स संस्था है, इनको सस्टर्न कंसर्न भी कई बार बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से जन्म हुआ है। तो जब वर्ल्ड बैंक बना था तब उस समय यही संस्था काम करती थी, सिर्फ आईबीआरडी। बाद में 1960 में आईडीए का स्थापना हुई। तो जो आईबीआरडी है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई थी, डिवास्ट हो गई थी, उनके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, उनके रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए संस्था काम करती थी। लेकिन बाद में फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में थोड़ा टाइम इन्होंने काम किया और फिर बाद में वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करने लग गए। तो ये दो संस्थाएं हैं। आईडीए के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईडीए क्या करता है, पुअर कंट्रीज जो होती हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। और आईडीए में इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी, इसमें 173 मेंबर हैं। कंसेशनल रेट पर ये लोन देता है और इसको सॉफ्ट विंडो भी बोला जाता है। सॉफ्ट विंडो, लोन देने की सॉफ्ट विंडो यानी उदार ऋण देने वाली खिड़की भी इसको बोला जाता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, ये दोनों तो हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आप समझिएगा। पहले तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आप समझिएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है उनका नाम है डेविड मालपास। और एक और चीज़ जो है वो
वो मैं आपको बता दूं कि डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के ही अध्यक्ष नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये क्या है, तो देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये दो संस्थाएं तो आती ही आती है, एक IBRD आता है, एक IDA आता है, ये दो संस्थाएं तो आती ही आती है एज इट इज़। तीन संस्थाएं और हैं यहाँ पर, तो तीन संस्थाएं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल हैं उनका नाम है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एक है आपका MIGA, MIGA का नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पर नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतने बड़े जगह नहीं है, आप गूगल भी कर सकते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक और संस्था इसमें जुड़ी हुई है जिसका नाम है ICSID। तो ICSID का पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो कई सारे जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उनके सेटलमेंट के लिए काम करता है। तो ये तीन संस्थाएं प्लस वो दो संस्थाएं मिलाकर जो है वर्ल्ड बैंक बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड बैंक और जो IMF है ये ब्रेटन वुड्स संस्था से जन्म हुआ है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये त्साई इंग वेन, ये त्साई इंग वेन जो है किस देश की प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में, ये आपको बताना है। तो ये जो है ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है, ताइवान की राजधानी है ताइपे, ताइपे यहाँ की राजधानी है। और ताइवान से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे आप चल रहे थे अभी, तो मैंने आपको सोचा कि मैप में आपको थोड़ा बता दूं। ये आपको पता होगा कि ये है हमारा भारत और ये चाइना है, और चाइना में यहाँ पर देखिए ये वाइट कलर का जो है ये द्वीप जो है इसको हम ताइवान बोलते हैं। ताइवान जो है चाइना से अलग कंट्री है, ऑटोनोमस रीजन चाइना इसको बोलता है और सब कुछ है, लेकिन ताइवान जो है अपने आप को स्वतंत्र मानता है। और ये स्वतंत्रता मैंने कैसे हुई है ये मैंने एक पहले वीडियो में करंट अफेयर्स में बताया था। बस आप इतना समझ लीजिए कि 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ था। तो सिविल वॉर में आधे लोग तो यहाँ आकर शिफ्ट हो गए और आधे यहाँ पर रह गए। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं चाइना को PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन है। और ये है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र के द्वारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया त्साई इंग वेन। और त्साई इंग वेन जो है पहली महिला भी है वहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाने वाली। चाइना क्या करता है, वन नेशन पॉलिसी अपनाता है। वन नेशन पॉलिसी का मतलब वो ये बोलता है कि हमारे देश के साथ में अगर आप संबंध रखोगे तो ताइवान के साथ आप संबंध नहीं रखोगे, क्योंकि ये एक ही देश है, दो देश नहीं है। इसीलिए कई सारे देशों ने यहाँ पर चाइना में एम्बेसी बनाई है लेकिन यहाँ एम्बेसी नहीं बनाई है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। अभी हाल ही में चाइना के ऊपर जितना भी वर्ल्ड लेवल पे अटैक कर रहे हैं कई लोग, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो चीज़ें खेली जा रही हैं, उसमें ताइवान जो है काफ़ी उभर कर सामने आ रहा है। ये बोला जा रहा है कि इसको WHO का मेंबर बना दिया जाए, इसको और भी संस्थाओं का मेंबर बनाया जाए, इसको सपोर्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही है। और अभी जो प्रेसिडेंटशिप का जो सेरेमनी हुई थी यहाँ पर ताई इंग वेन की, उस पर 2 भारत के MP भी जो है वहाँ पर वर्चुअली उन्होंने भाग लिया था और इनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। इनको ये ताई इंग वेन है, इनको एक तो मीनाक्षी लेखी है और एक राहुल कसवां, दो BJP के MP हैं, उन्होंने इसको किया था। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया था, तो अभी इतना ही बताएंगे, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके एक दो की हिंदी नहीं कर पाया हूँ मैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, निम्न में से किस कंट्री ने बनाया है एक न्यू स्पेस यूनिट, एक अलग से अंतरिक्ष यूनिट बनाई है टू सुपरवाइज, मैनेज एंड प्रोटेक्ट द सैटेलाइट। अपने देश के सैटेलाइट को मैनेज और प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी स्पेस यूनिट बनाई है। तो अभी 20 लोगों से शुरू किया है इसको, बाद में 100 लोग हो जाएंगे इस यूनिट में। और ये जो है वो है जापान। तो जापान कंट्री ने क्या किया है, अभी हाल ही में ये यूनिट बनाई है। और ये यूनिट क्या है आपको पता होगा, जापान में जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में क्या है, भारत में इसरो है, वैसे जापान में जाक्सा है, जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इस जाक्सा के अंडर में ये काम करेगा। और ये क्यों बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी जापान को हाल ही में ये खतरा हो रहा है, या उनको ये लग रहा है कि रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, रशिया और चाइना जो है इनके काम में इंटरफेयर करेंगे, हो सकता है इनके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दें।
तो उसी से रिलेटेड जो है ये सोच रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक यूनिट ही इनके लिए बना दें। इसके साथ ही अंतरिक्ष में जो डेब्रीज है, जो कचरा है, आपको पता होगा अभी चाइना का भी एक रॉकेट फॉल हुआ था, लॉन्ग मार्च 5B। तो ये डेब्रीज जो अंतरिक्ष कचरा है उससे भी इन सैटेलाइट को खतरा है, तो उनके लिए भी जो है जापान ये काम कर रहा है। तो उसी ने हाल में ये जो है अलग से एक यूनिट बनाई है। ठीक है, चलिए थोड़ा जापान के बारे में अगर आप सुनना चाहें तो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। शिंजो आबे, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पर अभी एथलेटिक्स होने थे और ओलंपिक होने थे वहाँ पर, जिसको पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक होने थे और जापान की राजधानी तो टोक्यो है ही। जापान की जो करेंसी है उसको जापानीज येन बोलते हैं और जापान की संसद का नाम है डाइट, DIET, डाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने विश्व में सबसे तेज गति का इंटरनेट गति प्राप्त की है, सबसे तेज गति की? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में क्या एक परीक्षण किया था, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, आपको पता होगा एक केबल होती है जिसमें वायर्स नहीं होते हैं, प्रकाश तंतुओं, ये कांच टाइप होता है, तो इसी से रिलेटेड जो है अब सिग्नल जाते हैं बहुत फास्ट, डेटा लॉस नहीं होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में गति बहुत तेज होती है। इस ऑप्टिकल फाइबर में भी उन्होंने एक डिवाइस ऐड करके सबसे तेज गति का इंटरनेट प्राप्त किया और आप इंटरनेट की गति सुन के दंग रह जाएंगे। 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड, यानी हजार GB की एक मूवीज को आप जो है HD मूवीज को डाउनलोड करेंगे तो सेकंड के पार्ट्स लगेंगे। एक सेकंड में इतना टेराबाइट्स हो जाएंगे। एक वीडियो अगर आप मेरा देख रहे हैं तो ये 50 MB का वीडियो है, सिर्फ सोचिए आप कितने सेकंड में डाउनलोड होगा। एक सेकंड के 100,000वें हिस्से में ही डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो है टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों ने अपनाई है। और इससे क्या होगा, इससे जो भी गरीब देश हैं, जो कई सारे विकसित विकासशील देश है, जो इंटरनेट की स्पीड के कारण कई सारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं, उनमें इस स्पीड से जो है स्पेसिफिक फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने अपने यहाँ पर माइग्रेशन कमीशन बनाने का निश्चय किया है? तो पहले तो ये माइग्रेशन कमीशन क्या है? माइग्रेशन कमीशन ये है कि उस राज्य में जिसने बनाने का वादा किया है, उस राज्य में जितने भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी आए हैं जो दूसरे राज्यों में जॉब करते थे, तो उनको क्या है रोजगार देने के लिए बात की जा रही, उनको रोजगार दिया जाएगा और अपने ही उसमें रोकने की बात की जाएगी। तो अभी जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ उसमें करीब 23 लाख जो है ऐसे प्रवासी आए हैं और ये कोई नहीं और ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जो है ये अभी बोला है और उत्तर प्रदेश के CM तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो है लखनऊ है, LUCKNOW, लखनऊ है। और यूपी ने हाल ही में क्या किया है, एक ये भी इसलिए चर्चा में है कि स्टार्टअप्स जो होता है, तो स्टार्टअप्स को इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का निश्चय लिया है। इन्होंने ये बोला है कि इसको पढ़ने से कई सारे जो है एंटरप्रेन्योर जो है वहाँ से निकलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर अधिवक्ता अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो ये है सुमन गवानी। और ये क्या है, ये जो है महिलाओं के प्रति वायलेंस होता है उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, बच्चों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसके प्रति जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इनको दिया गया है। ये भारतीय आर्मी की, भारतीय जो सेना है उस सेना में ही ये जो नाम बताया मैंने सुमन गवानी, उसमें ये मेजर हैं। और इनको क्या है UN पीस कीपर, आपको पता होगा UN पीस कीपर जो है बहुत सारे देशों की सैनिकों से मिलाकर एक संगठन है जो शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों में पीस मिशन पे भेजे जाते हैं। तो उसी मिशन पे ये सुमन गवानी भी थे और 2018 से ही जो है ये साउथ सूडान में थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नाओमी ओसाका, जिन्होंने हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने का एक महिला खिलाड़ी फोर्ब्स के अनुसार माना गया है, ये सबसे ज़्यादा नाओमी ओसाका जो है सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट बन गई है। इन्होंने कई सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह एंडोर्स किए थे उस वजह से। तो आपको बताना है किस कंट्री से हैं। तो नाओमी ओसाका जो है कहाँ से है, जापान से। और जापान से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता दी है। नेक्स्ट, कार्मेन रेनहर्ट बोलते हैं इसको, वैसे रेनहर्ट या हिंदी है।
किस संस्था का उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो किस संस्था को कार्मेन रेनर्ट का जो है मुख्य अर्थशास्त्री और ये सारा नियुक्त किया गया है? तो आप देखिएगा ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को इसमें किया गया है। वैसे आईएमएफ में भी मैं आपको बता दूं, आईएमएफ में भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, और ये जो है ये भी इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करेंगे। जो कार्मेन रेनर्ट हैं, मैंने बताया यूएसए की हैं, ये वर्ल्ड बैंक में काम करेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। 10 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। 20 से 25 मिनट का हमारा वीडियो रहता है, इसको जरूर दूसरों दोस्तों को शेयर करिए। और मैं इसको बहुत जल्दी, मैंने बताया था, लाइव लेकर आने वाला हूँ, तो उसमें इंटरेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।